स्टूडेंट्स, क्लास 12th, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो लास्ट टाइम हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल किया था, उसकी फॉर्म की थी स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। फिर हमने एमीटर और वोल्टमीटर किस टाइप से गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट किया जाता है उसकी कन्वर्जन के बारे में पढ़ा। आज का जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन स्लाइड वायर ब्रिज या फिर मीटर ब्रिज जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम पोटेंशियोमीटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, किसके है? व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन है स्लाइड वायर ब्रिज। तो स्लाइड वायर जो ब्रिज, इसका एक और नेम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। इसका एक और नेम होता है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं इसको, क्या लॉजिक है सर इसको मीटर ब्रिज बोला जाता है? ठीक है, तो ये बात आपसे पूछ ली जाएगी। ओके, तो देखिए शहबाज, ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज में लाया जाता है। किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इस टाइप से सेटअप तैयार किया जाता है। ये वायर है ए टू बी, ठीक है, ये बनी होती बेटा कॉन्स्टेंट या मैग्नीन की। यहां पर ये जो आप देख रहे हो कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से वुडन बोर्ड यहां अटैच किए गए हैं। यहां पर है रेजिस्टेंस बॉक्स आर डॉट बी, ये फिर वुडन बोर्ड है। यहाँ ये है अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आज हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब जो ए और बी है, इन टर्मिनल को एक्सटर्नल यहां से सोर्स है ईएमएफ या बैटरी जो है उससे हमने अटैच किया विद द हेल्प ऑफ की। ओके, यहां पर एक रियोस्टेट है। ये यहां से अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब ए टू बी होती है, यहां पर जो वायर होती है, वायर यूज करते हैं 1 मीटर वायर यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। 1 मीटर वायर होती है, ए से बी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं करना, आप बिल्कुल ऐसे लिखना है। ये हुआ आपके पास मीटर स्केल। मीटर स्केल ए टू बी जो वायर है, ये वायर बनी होती है बेटा कॉन्स्टेंट या फिर मैग्नीन या फिर यूरेका, इनकी बनी होती है। क्यों? इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना अल्फा, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्मॉल होता है। ओके, आप बोलोगे इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होती है इसकी वैल्यू क्या होती है? लार्ज होती है। इसलिए इसको प्रॉपर जो है सिलेक्ट किया जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसकी यूनिट क्या होती थी? पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये नॉन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें पता होगी। ये जो है ऐसे मैं इसको लिख रहा हूं, ये है अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहां पर ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर जो होता है डिफ्लेक्शन देने के लिए काम में लाया जाता है। जब बैलेंस हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता है, ऐसा हमने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये वो पॉइंट है, पोजिशन है, जहां जो कि मैंने जैसे लिखा हुआ है, जो कि को यहाँ ए टू बी इसके ऊपर स्लाइड किया जाता है, इसलिए स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं। जिस भी पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता है गैल्वेनोमीटर, तो उस पॉइंट पर इसको स्टॉप कर दिया जाता है। उस लेंथ को हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, जहां बैलेंस हो जाता है। ठीक है, सपोज ये लेंथ जो यहां से यहां तक है एल से हमने लिखी। ओके, इसको हमने पी का नाम दिया और जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया इसको क्यू का नाम दिया, की रियोस्टेट। अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये कंप्लीट अरेंजमेंट था इसके लिए। स्लाइड वायर या मीटर ब्रिज जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है किसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज। WSB जो प्रिंसिपल था हमने पढ़ा, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ये वो अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये बात सुनने से बस जैसे ही इस वायर में यहां से यहां तक 0 to 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर बोल सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर है क्या देगा? गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा। जे गिव्स 0 डिफ्लेक्शन या 0 रीडिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देता है उसको बोलते हैं बैलेंस फॉर्म। ठीक है, मींस ब्रिज जो है वो बैलेंस हो चुका है। ओके,
ब्रिज जब बैलेंस होगा तो वहां पर जो फॉर्मूला था P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, तो देखिए से बस P यहां से यहां तक है, लेकिन आप इसको लिखोगे L इंटू आर, जितनी भी लेंथ है 34 सेंटीमीटर 50 40 जितनी भी। ओके, L तो लेंथ होगी, R क्या है बेटा, R भी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। R क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, नॉट रेजिस्टेंस। आप इसको अगर रेजिस्टेंस बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। P इतना होगा तो Q क्या होगा, टोटल लेंथ तो 100 सेंटीमीटर है सर, ये कितना होगा 100 माइनस L इंटू आर। ओके, सेंटीमीटर में सपोज हमने इसको लिखा हुआ है। अब देखिए सर बस यहां से P की वैल्यू क्या, L इंटू आर, Q की वैल्यू क्या, 100 माइनस L इंटू आर इज इक्वल टू आर। आर तो नॉन है, इसकी वैल्यू पता है, अननोन क्या है S, जिसको निकालना है। ब्रिज जब बैलेंस होगा तो इक्वल इस टाइप से फॉर्म बनेगी, ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तब। अब देखिए सेवा, जिसको निकालना है उसको एक साइड R से R कैंसिल कर दीजिए, S ऊपर चला गया, R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई में L, तो ये होगी बेटा किसकी वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला रहेगा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने का। ओके, L लेंथ गिवन होगी पेपर के अंदर 34 सेंटीमीटर 32 40 जितना भी होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस टाइप से जो अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो, कॉपर स्ट्रिप वुडन बोर्ड अटैच किए गए हैं, ठीक है, कनेक्शन के लिए। ये नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ से हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स के हेल्प से, 2 4 6 7 8 10 जितना भी रेजिस्टेंस हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। एस अननोन रेजिस्टेंस एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये वो बैलेंसिंग पॉइंट है जहां पर ब्रिज बैलेंस हुआ, जीरो डिफ्लेक्शन दी गैल्वेनोमीटर ने। ये पी जो होगा L इंटू आर, आर क्या, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। ये L है तो टोटल 100 सेंटीमीटर, तो ये कितने बचेगी 100 माइनस L। ओके, तो ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो ये आपके पास था स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। अब देखिए आज पोटेंशियोमीटर के बारे में जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर है क्या। ठीक है, आज बिल्कुल इंट्रो ही रहेगा, पोटेंशियोमीटर कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, पोटेंशियोमीटर के बारे में समझेंगे। पोटेंशियोमीटर है क्या? पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ईएमएफ ऑफ ए सेल को मेजर करता है। ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर करता है और वेरी एक्यूरेट मेजर करता है। ठीक है, इसके अंदर कोई नियर बाय नहीं होता, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। सर वो कैसे देता है, क्या लॉजिक है? एक वोल्टमीटर भी आपने सुना है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और पोटेंशियोमीटर भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर, ये बात हमें समझनी। तो ये बात समझने के लिए मैं आपको सिंपल से एक डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ। ये कोई रेजिस्टेंस है, इसके अबाउट हमें क्या करना, फॉर एग्जाम्पल ये वोल्टमीटर यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से वोल्टमीटर लगाया। वोल्टमीटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो होता है लेकिन फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। ओके, तो जैसे यहां से मान लिया 10 एम्पियर करंट है, यहां पर जो करंट है, सपोज यहां पर जो करंट है इसने 0.2 ही ले लिया सपोज। अब यहाँ जो करंट 10 एम्पियर तो नहीं आया ना, यहाँ पर करंट आया कितना, 9.8 एम्पियर। अब यहाँ जो वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा क्या वो एक्यूरेट देगा? नहीं देगा। एक टाइप से बोला जाए तो ये रिश्वत खाने वाला काम हो गया। अब ये भी तो कुछ ना कुछ करंट ले रहा है ना बेटा, करंट कंज्यूम कर रहा है कुछ ना कुछ, इट टेक्स सम करंट, ऐसा आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर रीडिंग तो ये आनी चाहिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर की, V इज इक्वल टू 10 इंटू जो भी रेजिस्टेंस है, ये रीडिंग आनी थी। सपोज रेजिस्टेंस 10 ओम है तो यहाँ पर रीडिंग आनी थी 100 वोल्ट, लेकिन क्या 100 वोल्ट रीडिंग आई? नहीं आई। अब यहाँ रीडिंग शो कितने की वोल्टमीटर ने, वो की 10 इंटू 9.8, मीन्स इसने शो की 98 वोल्ट। नियर बाई तो कर दी उसके, लेकिन एक्चुअल तो नहीं कर पाया ना कि कितनी रीडिंग थी। तो वोल्टमीटर क्या होता है, कुछ ना कुछ करंट लेता है। अब बात करें यहीं पर, अगर हम बात करें इसी केस में, ये तो था वोल्टमीटर का केस, ठीक है, ये केस किसका था, वोल्टमीटर। अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, यही सेम रेजिस्टेंस है 10 ओम सपोज। अब यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर हमने लगाया है उसका जो रेजिस्टेंस होगा R, ठीक है, सिंपल इसको पोटेंशियोमीटर का नाम दे रहे हैं, कोई डिवाइस यहाँ पर सिंपल इसको ओपन छोड़ सकते हैं। यहाँ जो रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट है, तो यहाँ जो करंट आएगा 10 एम्पियर,
तो ये करंट नहीं लेगा। ओके, ये करंट बिल्कुल भी नहीं लेगा, तो सारा करंट यहीं से जाएगा, तो ये बिल्कुल एक्चुअल वही रीडिंग देगा जितनी रीडिंग इसकी है। इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, ये कोई करंट नहीं लेगा, ये बिल्कुल साफ जो रीडिंग है वही बताएगा। तो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो सर डिफरेंस क्या है वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में, ये जान लेते हैं। किस किस पर्पज के लिए यूज में लाया जाता है? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, internal resistance of a cell, to compare the EMF of a cell, to compare the EMF of a cell। तो इन सभी के लिए क्या यूज में लाया जाएगा? पोटेंशियोमीटर यूज में लाया जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहीं भी मेजर करना, बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करना, तो किसका यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर का इंस्टेड वोल्टमीटर। ओके, तो देखिए बस अब इनके डिफरेंस जान लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। आपने अब तक वोल्टमीटर पढ़ा है, तो वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में सर डिफरेंस क्या है? देखिए शहबाज, ये है आपके पास यहाँ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये है आपके पास यहाँ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर, it measures the EMF of cell very accurately, very accurately. It measures the EMF of cell approximately. ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है और ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। It takes no current from the cell. It takes some current. It takes some current from the cell. While measuring EMF of cell, its resistance becomes infinite. Resistance becomes infinite. While measuring EMF of a cell, its resistance is high but finite. But finite. इसकी जो सेंसिटिविटी होती है हाई सेंसिटिविटी, हाईली सेंसिटिव होता है, लो सेंसिटिविटी। ओके, इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। इट कैन बी यूज्ड टू मेजर ओनली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ओके, तो ये कुछ इसके बारे में जो था। ये नंबर 6, इट बेस्ड ऑन नो डिफ्लेक्शन मेथड, it is based on the deflection method, it is based on deflection method। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे इसके रिगार्डिंग जो क्लियर करने बहुत जरूरी थे। पोटेंशियोमीटर होता क्या है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है सर जो यूज में लाया जाता है किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, या पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी बिटवीन एनी टू पॉइंट को बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। आपसे पूछा जा सकता वो तो वोल्टमीटर भी करता है, लेकिन इसमें है क्या डिफरेंस? ये डिफरेंस है सर कि जो वोल्टमीटर करता है वो कुछ ना कुछ करंट लेता है, ठीक है ना, EMF से वहाँ से सर्किट के अंदर से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है, बट ये कोई करंट नहीं लेता, ठीक है। हाँ, आइडियल वोल्टमीटर है ना, उसको आप बोल सकते हो। आइडियल वोल्टमीटर जो है, आइडियल वोल्टमीटर, इसको पोटेंशियोमीटर ही बोलते हैं। आइडियल वोल्टमीटर मीन्स क्या बात हुई? इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, आइडियल ओनली, ये वर्ड है तब, ठीक है, तो उसको पोटेंशियोमीटर ही बोलते हैं।
तो ये बिल्कुल बेसिक था आज का जो लेक्चर, इसके बारे में पोटेंशियोमीटर की बिल्कुल स्टार्टिंग ही हमने की है। हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो सबसे पहले तो हम जो पोटेंशियोमीटर कर रहे थे उसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, आज के जो लेक्चर रहेंगे वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, टू सेल्स की ईएमएफ का कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है, द लेंथ ऑफ ए वायर इन ए पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर। आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें लेंथ गिवन है पोटेंशियोमीटर वायर की, वो है 100 सेंटीमीटर। एंड द ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल इज ई वोल्ट। ईएमएफ जो स्टैंडर्ड सेल की है वो है ई वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल जो है वो क्या है, ई वोल्ट। ठीक है, ये ड्राइवर सेल है। इट इज एम्प्लॉयड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी। ईएमएफ ऑफ ए बैटरी आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है, हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। आपको ईएमएफ ऑफ ए बैटरी फाइंड आउट करनी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.5। इफ द बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 30 सेंटीमीटर, ये वो बैलेंसिंग लेंथ है जहां पर बैलेंस होता है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज। ईएमएफ आपको यहाँ बतानी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम आपको डायग्राम बनाना है। ये आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी। ठीक है, इसको यहाँ से जो ईएमएफ जो है बैटरी, ईएमएफ जो है स्टैंडर्ड सेल का बोला गया है प्राइमरी सर्किट के अंदर, वो ई है। ये गिवन है बेटा, ई वोल्ट। ओके, उसके बाद यहां से इसको इतना ही गिवन है की है, रियोस्टेट की हेल्प से आप इसको अटैच कर सकते हो। और रेजिस्टेंस इसका गिवन नहीं है। गिवन क्या है, ये तो ई वोल्ट है। ठीक है सर, अब यहाँ से जो ईएमएफ ऑफ सेल जो आपको फाइंड आउट करना है, ये पॉजिटिव एंड से, पॉजिटिव रहेंगे दोनों एंड, ध्यान रख लेना। यहाँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो कितने का है, दैट इज 0.5। यहाँ वो गैल्वेनोमीटर है और सपोज यहाँ वो लेंथ जो गिवन है दैट इज 30 सेंटीमीटर। टोटल ये है 100 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, कैसे करेंगे सर, नहीं पता, नो आइडिया। यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो इसके इक्वल होगा। जैसे बैलेंसिंग बोल दिया मीन्स यहाँ से कोई करंट मूव नहीं कर रहा, करंट इसमें से 0 है। अब यहाँ का पोटेंशियल का ड्रॉप जो है V, वो क्या है, वो अगर आपने निकाल लिया तो आपके पास E भी आ जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू कैसे आएगा, K क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू में लेंथ जहाँ बैलेंस हुआ है। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है इसकी वोल्ट पर मीटर। और वोल्ट पर मीटर एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट होती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट भी क्या होती है बेटा, यही होती है। ओके, हमारा क्वेश्चन ये नहीं कि यूनिट किसकी होती है, V हमें निकालना है, पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा। ओके, K क्या है सर, हमें तो K के बारे में कोई आइडिया नहीं। K क्या है बेटा, नेट जो ईएमएफ है E डिवाइडेड बाय में नेट लेंथ है जो L, तो ये है K आपके पास। पुट कर दो यहाँ E/L इंटू क्या 30। आपके पास ऐसे ऑप्शन थे, ऑप्शन यही ऑप्शन था इस टाइप से। ठीक है, इतना वोल्ट। ऑप्शन ये भी थे 30 माइनस 0.5/100, तो ये आपके पास राइट ऑप्शन रहेगा। ओके, तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन जो कर सकते हैं।
टर्मिनल सेम होंगे, ये ई है इससे ज़्यादा होगी, ये हम पॉइंट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए शाबाश, हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। टू सेल के ईएमएफ को कैसे कंपेयर किया जाता है विद द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। सिंपल है, ये कोई की है, ये कोई रियोस्टेट है, ये आपके पास वो पोटेंशियोमीटर वायर है, कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन या यूरेका की बनी होती है, जिसका अल्फा जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट वो लो होता है, और जो रेजिस्टिविटी होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो ज़्यादा होता है। ए टू बी, ये प्राइमरी है इसलिए ई पी से लिख दिया, ये की है के लिख दिया, रियोस्टेट के लिए आर एच लिख दिया। ओके, अब यहाँ से जिसका कंपैरिजन करना उन सेल को ले आओ, सेल 1 सेल 2, ठीक है, ये टर्मिनल आगे लिया, ये टर्मिनल आगे, E1 E2, यहाँ पर एक थर्ड टर्मिनल लिया जिससे हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया विद द हेल्प ऑफ जॉकी। जैसे ही गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन इसके साथ किया जाएगा तो ये काम में आएगा, ये कनेक्शन में नहीं होगा। जैसे इन दोनों का कनेक्शन किया जाएगा 1 2 3, जैसे ही 2 और 3 को कनेक्ट किया जाएगा तो हमारे पास जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो E2 के क्रॉस आएगी। ओके, इन चीजों का ध्यान रखना है। इफ L1 be the balancing length for EMF E1, then according to principle of potentiometer, E1 is equal to K भी द पोटेंशियल ग्रेडियंट, बुक में X भी है तो X भी लिख सकते हो, K भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं है। L1 in the similar way if L2 be the balancing length for EMF E2 स्मॉल से लिखना है, then same according to principle of potentiometer E2 is equal to K into L2। अब इन दोनों इक्वेशन से देखना शाबाश, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 को 2 से डिवाइड किया गया, E1 by E2 is equal to KL1 by KL2, K से K कैंसिल तो ये आपके पास आएगा L1 by L2। ओके, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए, दो सेल हैं EMF E1 E2 इस टाइप से अटैच, ठीक है, तब जो EMF होगी और L1 यहाँ बैलेंसिंग लेंथ है, और सेकंड केस ये है इस टाइप से है E1 E2, और इस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है L2, ठीक है। तब इनका कंपैरिजन किस टाइप से होगा, इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, देन इन दोनों को ऐड कर दो कि दोनों बिल्कुल सेम ऑर्डर में है, उसका रिजल्ट आएगा K इंटू L1। इस टाइप से है E1 ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे K इंटू L2 और डिवाइड कर देंगे, आपके पास जो रिजल्ट आएगा इसका थोड़ा ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है L1 by L2। ये था बेटा ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब देखो शाबाश, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। यहां देखें शाबाश, ये अभी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल resistance of a cell
यूजिंग पोटेंशियोमीटर या विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सबसे पहले तो आप वही काम जो है सेम, प्राइमरी सर्किट सेम रहेगा बेटा, नो प्रॉब्लम, ए टू बी। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, 1 मीटर लेंथ आप इसकी ले सकते हैं, या मीटर स्केल अगर आप लिखना बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसके साथ। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर EMF E मैंने यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर एमीटर भी बना सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल का थोड़ा ध्यान रखना, करंट जहाँ से जा रहा है। ओके, ये हो गया आपके पास रियोस्टेट। की लगाना चाहो तो यहाँ रास्ते में लगा सकते हो की। ओके, इसको के नाम दे देना, K1 नाम दे देना, आपकी मर्जी है। अब यहाँ देखिए से बस ये जो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये हमने E से इसको लिखा। इसके साथ हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स जो है R.B वो अटैच किया हुआ, और साथ में एक की है K2 उसको भी अटैच किया हुआ, और यहाँ से जो है गैल्वेनोमीटर जो वायर है वो यहाँ पर है विद द हेल्प ऑफ जो। जब तक इसको प्रेस नहीं किया, जो पोजीशन जो है इस पॉइंट पर है, ये वो बैलेंसिंग लेंथ है L1 जहाँ पर इसने बैलेंस किया। जब तक K2 को हमने प्रेस नहीं किया तो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E ही होगा। ठीक है, EMF ऑफ द सेल एक प्रकार से, और वो बैलेंसिंग लेंथ सपोज L1 है। ठीक है, तो उस केस में विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर तो हम लिखेंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, या फिर हम बोलेंगे E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। नाउ की K2 इज क्लोज्ड, की जो K2 है फर्स्ट केस में तो इसको क्या किया था, ओपन किया था। अब केस 2 हम कर रहे हैं, 2 केस है यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे ही K2 को हमने प्रेस किया तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें से क्या लेगा, करंट लेगा। ओके, तो इसका एक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तो EMF कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। हेयर V विद द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हेयर, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, सपोज वो किसी पॉइंट, ये J2 हमने लिया है, इस पॉइंट पर आ गया सपोज L2 लेंथ पर, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो होगा दैट इज K इंटू L2। ओके, और V K इंटू L2 हुआ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। 1 को 2 से जैसे ही डिवाइड करें तो E/V जो होगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा। अब R का जो रिजल्ट होता है, R इज इक्वल टू वो होता है E/V माइनस 1 इंटू R। ओके, अब यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो वो आएगा L1/L2 माइनस 1 इंटू R। अब ये रिजल्ट कहाँ से आता है, अगर इसके बारे में आपको आइडिया है तो E इज इक्वल टू आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। ठीक है, I इंटू R इज इक्वल टू आपके पास होगा E माइनस V, और जो R होगा वो E माइनस V बाई, और V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। तो वो रिजल्ट यहाँ पर पुट किया गया है, ये रिजल्ट यहाँ से बनाया गया है। ओके, अलग अलग से इसको डिवाइड करके ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। ये इसके लिए फॉर्मूले रहेंगे दोनों, जिससे आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ EMF 2 सेल हमने किया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर यहाँ से कर सकते हैं। देखिए शहबाज, अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या क्या इसके फायदे हैं सर, और क्या क्या जो है इसके अंदर कमियां हैं। नंबर 1 हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। नंबर 1, जो पोटेंशियोमीटर होता है वो वेरी एक्यूरेट रिजल्ट देता है।
ठीक है, इट गिव्स very accurate result, very accurate result. Number 2, it is based on no deflection method या zero deflection method, ठीक है. Number 3, it does not take any current from the cell, सेल से कोई करंट नहीं लेता, जबकि जो वोल्टमीटर है वो करंट लेता है. नंबर 4, इट्स सेंसिटिविटी is large so that it can measure small values also. ये थी उसके अंदर कुछ खास बातें, पोटेंशियोमीटर के अंदर कुछ खास बातें जो थी वो यहाँ मेंशन कर दी गई. अब कि सर इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. डिसएडवांटेजेस एक तो ये बेटा, जो लेंथ है ना पोटेंशियोमीटर वायर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो यूनिफॉर्म रहना चाहिए. एरिया रिमेन्स यूनिफॉर्म ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका जो एरिया है वो यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि जॉकी को बार बार रब किया जाता है ना, रब करते हैं. जॉकी जो होती है पोजीशन, आप लैब में देख भी सकते हो उसको, जब उसके ऊपर बार बार रब करते हैं तो उससे उसका जो एरिया है ना उसके अंदर स्मॉल चाहे चेंज आ जाए, लेकिन चेंज आ जाता है. और स्मॉल चेंज आ गया तो उससे रेजिस्टेंस भी चेंज होगा. समझ रहे हो? तो ये जो सबसे पहली जो कंडीशन है, एरिया कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहता. नंबर 2, टेम्परेचर रिमेन्स सेम. टेम्परेचर जो सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ जो फ्लो ऑफ करंट की वजह से इसके अंदर क्या होती है, हीटिंग प्रोड्यूस होती है, जिससे इसका जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होता है. कहीं ना कि वो कांस्टेंट नहीं हो पाता, होना चाहिए कांस्टेंट. तो ये कुछ खामियां, कुछ लिमिटेशन, कुछ कमियां जो थी इसके अंदर पोटेंशियोमीटर के अंदर, वो आपको बताई गई. ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या थी सर, डिसएडवांटेजेस क्या क्या थी, ये बताया गया है. ठीक है, एक और फॉर्मूला आपको बता दूं मैं, जो आई जो होता है ना बेटा, इसका फॉर्मूला ये भी होता है आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई में आर प्लस में आर एच लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस स्मॉल आर. देखो ये है क्या, ये तो प्राइमरी सेल की ईएमएफ. ठीक है, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल. ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, जो गिवन है. तो ये वैल्यू पुट करोगे आप. आर एच बेटा रियोस्टेट, इसकी वैल्यू 0 to मैक्सिमम आप चेंज कर सकते हो. आर एच क्या, रियोस्टेट, इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, 0 to मैक्सिमम वैल्यू आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, होगा कैसे, जब आप रियोस्टेट की वैल्यू 0 कर दोगे तो उसके अंदर जो करंट है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा. करंट भी मैक्सिमम और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी मैक्सिमम. अगर इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ा दोगे, ये तो है जब रेजिस्टेंस आप 0 कर दोगे, रेजिस्टेंस जब मैक्सिमम कर दोगे तो करंट भी मिनिमम और के भी मिनिमम. के क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं के से लिख रहा हूँ, आप एक्स से भी लिख सकते हो, स्मॉल एक्स से, नो प्रॉब्लम. स्मॉल आर क्या है, रेजिस्टेंस है इस सेल का, रेजिस्टेंस ऑफ, इंटरनल रेजिस्टेंस लिख सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. जो प्राइमरी सेल हमने यूज किया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे आज के जो लेक्चर में हमने डिस्कस किए इनके बारे में. अब कुछ न्यूमेरिकल जो है वो करते हैं. ये देखिए शाबाश. इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज 2 ओम. To get the balancing point at 40 cm from the same end, the resistance box will be.
सबसे पहला काम आपका जो है वो यही है बेटा, डायग्राम बनाना। ठीक है, अगर आप डायग्राम बना लोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ पर ये एक टाइप से जो वायर है उसको अटैच किया गया है, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये वायर है, ये वो आपके पास यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स है R.B, यहाँ पर वो अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये इसको अटैच किया गया विद एक्सटर्नल बैटरी सोर्स प्राइमरी सेल ई की है यहाँ पर, और एक रियोस्टेट है। ठीक है, इस टाइप से अरेंजमेंट है। ये अननोन रेजिस्टेंस है। सपोज यहाँ जो बैलेंसिंग पॉइंट है गैल्वेनोमीटर की हेल्प से वो इस पॉइंट पर है। ओके, अब देखिए शाबाश, इसको हमने P का नाम दिया था, इसको Q का दिया था। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होगा, P/Q = R/S, और P को हमने बोला था LR और इसको बोला था 100 - L × R, दैट इज इक्वल टू R/S। ओके, S इस बार गिवन है। बात ये कि रेजिस्टेंस जो बॉक्स है उसका R क्या होगा, L क्या है 40 सेंटीमीटर। वो यहाँ से सेम एंड बोला बेटा, S की वैल्यू गिवन है कितना है 2 ओम, और सेम एंड मतलब यहाँ से 40 है, तो ये कितनी बची 60, टोटल 100, 1 मीटर, मीटर ब्रेस है, मीटर मीन्स 1 मीटर। तो ये L जो है ना, L यहाँ पर एक्चुअल में 60 है। आप आंख बंद करके इसको लिख देंगे यहाँ पर तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये 100 माइनस यहाँ से 40, तो ये 60 बच गए। सिंपल सी बात है, 60 डिवाइड बाई में 100 - 60 कितना 40, दैट इज इक्वल टू R/S। R नहीं पता हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, S तो पता है, एक का पता होना तो नेसेसरी है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा तो 12/4, तो आपके पास आंसर आएगा 3 ओम। तो 3 ओम वो रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जो इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, पोटेंशियोमीटर वायर जो है 10 मीटर लॉन्ग है एंड 20 ओम रेजिस्टेंस इस वायर का is connected to a 3 volt battery and a 10 ohm resistance. The value of K will be, K की वैल्यू क्या होगी, आप क्या करेंगे यहाँ से मैं आपको बता दूँ। K होता है सर V/L, बिल्कुल होता है। V तो सिर्फ 3 है और L यहाँ से 10 है। L क्या है, लेंथ जो है वो है 10 मीटर। आंसर भी ऑप्शन ही मिलेगा आपको, आपने लिख दिया ये, वाह भाई वाह। ठीक है, गलत हो जाएगा, क्यों वो बताता हूँ आपको, एक बार देखिए से बस इस टाइप से बेटा। ठीक है, ये वो रेजिस्टेंस है जो गिवन है रेजिस्टेंस बॉक्स से। ये सपोज यहाँ रियोस्टेट की वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं क्योंकि गिवन नहीं है। ये वायर है 10 मीटर और इसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है। इसका वायर का जो रेजिस्टेंस है 3, ये 10 ओम है। द वैल्यू ऑफ K विल बी, K की वैल्यू पूछी गई है। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है 20 ओम। ओके, और ये जो है दैट इज 3 वोल्ट। सबसे पहले तो करंट कितना दौड़ रहा है वो निकालें। I = E 3 डिवाइड बाई में जितना भी रेजिस्टेंस है 20 है 10 है, लिख दो यहाँ पर 30, कितना 1/10 एम्पियर। ओके, ये वो करंट है। अब यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल होगा ना वो इस वायर का पोटेंशियल होगा अभी। तो V क्या होगा, ये कितना है 3 वोल्ट। 3 माइनस क्यों किया सर, क्योंकि यहाँ से अगर चलेंगे तो पॉजिटिव और करंट ऐसे चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 10, कितना हुआ 3 - 1/10 × 10, तो ये हुआ आपके पास 2। ठीक है, K = V/L। अब यूज करता नो प्रॉब्लम। 2 डिवाइड बाई में लेंथ कितनी है, लेंथ है सर 10 मीटर। अब पुट कर दो 0.2 वोल्ट पर मीटर, ये आंसर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी। अगर ये नहीं है ना तब ठीक आंसर 3/10 कर दो, आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम। अगर ये रेजिस्टेंस दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, तब ये आंसर नहीं होगा, तब पोटेंशियल का डिफरेंस चेंज करेगा बेटा यहाँ से। बात समझ में आई? या रियोस्टेट की वैल्यू 0 को छोड़कर कोई और वैल्यू है अदर देन 0, तब भी पोटेंशियल वो नहीं रहेगा जो बैटरी का पोटेंशियल।
क्योंकि वो रेजिस्टेंस ले रहा है ना पोटेंशियल कुछ ना कुछ, तो पोटेंशियल कम होगा कुछ ना कुछ। इन बातों का आपको ध्यान रखना। ये देखिए शाबाश, यहाँ हमें वैल्यू निकालनी है I1 I2 I3 करंट। कौन सा है बता दूं मैं एक बार। बड़ी जो बैटरी इसके अकॉर्डिंग करंट चलेगा बेटा, ये है I3, ये है I2 और इसमें करंट आएगा I1। ये मत सोचना कि सर पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट वहाँ से जाएगा। अब सेल जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको लिया जाएगा, वो मेजोरिटी मीन्स वो डिसाइड करेगा। अब देखिए सर, बस आपको यहाँ से करना क्या, इस टाइप के कभी भी न्यूमेरिकल आ जाए ABCD EF, तो आपको यहाँ लूप बना लेंगे। ठीक है, आपको निकालनी है I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू। यहाँ देखिए सर, बस इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ लूप बना, लूप ABCD, ये जरूर लिखना है, क्लोज लूप है। ठीक है, लूप 1। अब देखिए शाबाश, अब A से B जब जाएंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव लिखते हैं। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो वो हुआ 4 × I1। नीचे आ गए यहाँ, अब यहाँ करंट इसमें जा रहा है, आप यहाँ जा रहे हैं बिल्कुल अपोजिट, -4 × I2 -1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हुई इक्वेशन नंबर 1। इसको आप लिख दो 4I1 - 4I2 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब लूप 2 देखें शाबाश, ये है लूप 2 हमने अप्लाई की, कहीं से कर लो, इसको अपोजिट कर लेते हैं, CDFEC। ठीक है, आप इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, वहाँ तो आपने लिखा -4 × I2 -1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ आए, अब ऐसे ये हुआ +4 और करंट जा रहा है ऊपर, हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट, -4 × I3 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इसको लिखोगे 4I2 -4 I3 और ये हुआ -3। अब आप लिखेंगे यूजिंग KCL एट पॉइंट D, यूजिंग KCL एट पॉइंट D। वो क्या कहता था, जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है। अब I3 करंट आ रहा है, वो किसके सम की इक्वल है, I1 + I2। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल में लिखेंगे हम इसको, I3 की जगह I1 + I2 लिख दें, तो यहाँ से ये हुआ -4I2 -4I1 + I2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान। या अभी एक बार और सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, तो ये हुआ -4I1 माइनस ये हुआ -8I2 इज इक्वल टू -3। अब इक्वेशन 1 और 3 में से देखिए से बस इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हुआ, 8 और 4 हुआ -12I2 दैट इज इक्वल टू ये -1 है, ये -3 है, तो -4 हुआ। तो I2 की जो वैल्यू है यहाँ से, जो I2 की वैल्यू है आपके पास आई 1/3। ठीक है, 1/3 एम्पियर, माइनस से माइनस कैंसर। I2 की जैसे वैल्यू आ जाए यहाँ पुट कर दो, 4I1 -4 × I2 कितना 1/3 इज इक्वल टू -1। अब 4I1 कितना हुआ, -1 + 4/3, तो 3 यहाँ जाएगा। ठीक है, ये 4 है तो ये हुआ 1/3। I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 हुआ 1/12 एम्पियर, I1 हो गया। अब I3 क्या होगा, इन दोनों का सम, तो I3 जो होगा वो आप लिखेंगे इस इक्वेशन से I1 + I2, 1/3 + 1/12, तो 12 तो इन दोनों का एलसीएम आ गया, 4 + 1, तो ये वैल्यू होगी 5/12 एम्पियर। ठीक है, अगर आप प्रदीप फंडामेंटल बुक से कर रहे हो तो वहाँ आपको क्वेश्चन कुछ अलग नजर आएगा। क्यों,
क्वेश्चन अलग है, और जब इसका सॉल्यूशन आप देखोगे बच्चों तो वहाँ पर यहाँ इसकी जगह 3 एम्पियर लिखा हुआ है, तो आप वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगी। सिंपल सी बात, आपका आंसर डिफरेंट आएगा, इसमें अलग है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, जो मैं आपको बता दूं उसके अंदर गलत ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन में तो ये डायग्राम बनाया हुआ है, आंसर में यहाँ 3 ओम लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 ओम के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, कहीं किसी बच्चे को कई बार हो जाता है बुक से करते हैं तो उसमें क्या होगा, देखिए आंसर चेंज हो जाएंगे बेटा एक से भी। अगर यहाँ सपोज 3 ओम लिखा हुआ है, अब आप इजीली बनाना सीख गए हो इसको। लूप 1 की अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट, तो लूप 1 क्या होगी, +2, डायरेक्ट गए सर करंट पीसी डायरेक्शन में है, वेरी गुड। 4 × I1, नीचे आए तो यहाँ 3 है लेकिन I2 है, और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो करंट इसके अपोजिट, -3 × I2, ठीक है। और ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो -1 = 0, तो ये आपके पास क्या हुआ, 4I1 - 3I2 = -1, इक्वेशन 1। अब यहाँ ऐसे ही आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अब ऐसे ही लूप अप्लाई करके देखो, DCEFD ऐसे लूप अप्लाई करो, ठीक है। तो क्या होगा, +1, ठीक है, +3 × I2, नीचे गए करंट भी इसी डायरेक्शन में, वेरी गुड, +4 × I3 -4 = 0, ठीक है, समझ आ गया। अब ये क्या बना, 3I2 + 4I3, और यह है -3, उस साइड जाएगा तो +3, ठीक है। क्वेश्चन 2 आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। यहाँ रूल वही रहेगा, I3 = I1 + I2, ये पुट करना। यहाँ पर क्या आएगा, क्यों पुट किया जा रहा है, क्योंकि 2 से ज़्यादा वेरिएबल नहीं चाहिए उसमें, फिर आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। 4I1 + 4I2 = 3, 4I1 + 7I2 = 3। अब देखिए इसे बस इन दोनों इक्वेशन को, ओके। यहाँ से आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है, 4I1 + 7I2 = जो है 3 यहाँ लिया गया है माइनस। इन दोनों इक्वेशन से आप अगर I2 की वैल्यू निकालेंगे तो I2 आपके पास क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, 1 में से ये जो आप देख रहे हो 3, ठीक। अप्लाई किया, एक बार चेक कर लेते हैं, 2, ठीक है सर। करंट 4 × I1, नीचे आए, ठीक है, करंट अपोजिट में जा रहा है, -3 × I2, ठीक है, -1 = 0, 2 में से 1 करेंगे तो 1 आएगा उस साइड माइनस। अब यहाँ जो लूप अप्लाई की है तो ये है 1 वोल्ट आपके पास, कहाँ लिखा है, ये रहा 1 वोल्ट। यहाँ करंट इसी डायरेक्शन में 3 × I2, नीचे आए करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, 4 × I3 -4, ठीक है, -4। अब यहाँ से -3 था, उस साइड +3 होगा। 4I3 की जगह हमने क्या पुट करना है, I3 = I1 + I2, ठीक है। तो ये आपके पास 3I2 बना। अब ये 4I1 + 4I2, और ये कितना हुआ, 4I1 एज इट इज, 3 + 4 हमारे पास कितना हुआ, 7I2 = 3। अब इन दोनों में से इक्वेशन 1 में से इसको माइनस कर दे 2 को, 4I1 से 4I1 कैंसिल, 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 10I2, ठीक है, और इसमें से ये माइनस का 4, तो आपके पास जो I2 आएगा वो इस टाइप से आएगा। I2 जो आएगा 4/10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5, ये तो I2 की वैल्यू है, ठीक है। और I1 क्या आएगा, वही सेम रिजल्ट बेटा यहाँ पुट कर दो, 4 × I1 -3 × I2, I2 क्या है 2/5 = -1, तो ये हुआ 4I1, 6/5 है, उस साइड लेकर जाओगे 6/5, तो ये आपके पास I2 भी हो गया, I1 भी हो गया, I3, दोनों को ऐड करना है, सिंपल हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर अगर 2 ओम कर दिया जाए, 4, 3, 2, तब आंसर क्या होंगे, कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। I1, I2, I3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।